हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ द हाइडिगर सीरीज़। आज से हम अपनी हाइडिगर सीरीज़ का आगाज़ करेंगे। इस सीरीज़ को बनाने का ये मकसद है कि हम जर्मन फ़िलासफ़र मार्टिन हाइडिगर के आइडियाज़ और फ़िलासफ़ी को एक्सप्लोर करें और हम इवेंचुअली एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग गेन कर लेंगे जिससे हम उनकी किताब बीइंग एंड टाइम को पढ़ सकें। तो बजाय कि हम बीइंग एंड टाइम के पेज नंबर 1 से स्टार्ट करें, मेरा इस सीरीज़ को बनाने का जो प्लान है या फिर जो मेरी टीचिंग की मेथडोलॉजी है, उसके अंदर मैं फ़ोकस करूँगा प्रॉब्लम्स के ऊपर। मैं सबसे पहले आपको, बजाय कि मैं हिस्ट्री ऑफ बीइंग में लेके जाऊँ या फिर बताऊँ कि हाइडिगर ने क्वेश्चन ऑफ बीइंग उठाया, बीइंग मतलब वजूद या एग्जिस्टेंस, तो मैं आपको एक ऐसे फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम से इंट्रोड्यूस करूँगा विच इज़ क्लोजर टू होम, जिसको हम सारे किसी ना किसी टाइम पे सोच चुके हैं, जो है द प्रॉब्लम ऑफ इंटेलिजेंस, कि अक्ल या जहानत या इंटेलिजेंस किस चीज़ का नाम है। और आजकल के ज़माने के अंदर हमारे जो फिलोसॉफिकल आइडियाज़ हैं या फिर जो हमारे इम्प्लिसिट अजम्पशंस हैं अबाउट इंटेलिजेंस, कि इंटेलिजेंस क्या होती है, उनको हमने इस्तेमाल करके जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोग्राम है उसके अंदर किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया है। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हिस्ट्री एक्सप्लोर करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम द 1950s टिल द प्रेजेंट डे। हम देखेंगे कि उसके अंदर कौन से चेंजेस आए हैं, पहले एआई का प्रोग्राम क्या होता था, आजकल क्या है, और हाइडिगर के जो आइडियाज़ हैं उनको हम किस तरीके से एआई के फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं। तो जब हम एक कॉन्क्रीट प्रॉब्लम के साथ डील करेंगे जैसे कि इंटेलिजेंस, तो उससे हमें कुछ हाइडिगेरियन कॉन्सेप्ट्स के साथ डील करना पड़ेगा। हमें कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे कि जो उनकी किताब बीइंग एंड टाइम के अंदर वो समझाते हैं। लेकिन क्योंकि हम प्रॉब्लम बेस्ड अप्रोच साथ चल रहे होंगे, तो हमें उन आइडियाज़ की रेलेवेंस समझ आएगी कि उन आइडियाज़ को समझना क्यों ज़रूरी है और उनकी प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्या है। तो अगर हम स्टार्ट करें विद द प्रॉब्लम ऑफ इंटेलिजेंस, तो बहुत सारे इस तरह के हिस्टोरियंस हैं जिनका ये मानना है कि फ़िलासफ़ी की हिस्ट्री समझने के लिए हमें यूनान की तरफ जाना पड़ेगा। हमें एंशंट ग्रीक फ़िलासफ़ी को अंडरस्टैंड करना है, जिसके अंदर प्री सोक्रेटिक्स, सोक्रेटिस, प्लेटो और एरिस्टोटल और कुछ दीगर फ़लसफ़ी शामिल हैं, कि जिनके अंदर हम आज फोकस करेंगे हेराक्लाइटस के ऊपर और प्लेटो के ऊपर। तो अगर हम प्लेटो की बात करें, तो प्लेटो का एक बड़ा मशहूर आइडिया है अबाउट द वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स, कि हमारी जो दुनिया है अगर हम उसको ऑब्ज़र्व करें, तो दुनिया के अंदर एक चेंज, एक डायनामिज़म, एक टेम्पोरलिटी मौजूद है, कि जिसको हम कॉन्ट्रास्ट करते हैं विद बीइंग। यानी कि एक हमारे पास कॉन्सेप्ट है बिकमिंग का और एक कॉन्सेप्ट है बीइंग का। तो जो बिकमिंग का कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली उस चेंज, डायनामिज़म, फ्लक्स, इंस्टेबिलिटी, टेम्पोरलिटी, करप्शन, चेंज, डिके और डेथ को रिप्रेजेंट करता है। मतलब बहुत सारे डिफरेंट आइडियाज़ हैं कि जो इस एक कॉन्सेप्ट के साथ जुड़े हुए हैं। और जो बीइंग वाला कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली ट्रूथ, स्टेबिलिटी, परमानेंस, टाइमलेसनेस को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम दुनिया को देखें और हम ये देखें कि हमारे पास दुनिया का नॉलेज किस तरीके से आता है, तो हमें अंदाज़ा होता है कि हमारे सेंसेस जो हैं उनके थ्रू हम दुनिया के साथ कांटेक्ट में हैं। तो हमारे सेंसेस के थ्रू जो भी हमारे पास नॉलेज आता है, वो हमें ये बताता है कि जो कायनात है उसके अंदर हमेशा एक तब्दीली हो रही होती है, हमेशा चेंज आ रहा होता है, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं रहती, कोई भी चीज़ स्टे नहीं करती। चीज़ें जो हैं वो एग्जिस्टेंस में आती हैं और एग्जिस्टेंस से बाहर निकल जाती हैं। तो हेराक्लाइटस का भी एक चेंज वाला व्यू था, और प्लेटो ने जब ये चेंज वाला व्यू रिकग्नाइज़ किया नेचर के अंदर, तो प्लेटो को इससे थोड़ी डिससेटिस्फैक्शन हुई। और प्लेटो ने समझा कि अगर हमने नॉलेज गेन करना है अबाउट नेचर, तो उसके लिए नॉलेज को तो परमानेंट और स्टेबल होना चाहिए। अगर कोई ऐसी रियलिटी है कि जो कि हमेशा तब्दीली के अंदर मुब्तला है, तो उससे हम एक परमानेंट और स्टेबल और एक सिक्योर नॉलेज किस तरह हासिल कर सकते हैं। तो प्लेटो के लिहाज से इस चेंज और टेम्पोरलिटी या अपीयरेंसेस की दुनिया के पीछे एक ट्रू दुनिया एग्जिस्ट करती है, कि जो कि है वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स। बेसिकली कुछ ऐसे एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर्स हैं, यानी कि फॉर्म्स हैं, कि जो कि हर चीज़ को उसकी शक्ल देते हैं, उसकी ऑर्गेनाइजेशन देते हैं, और ये डिटरमिन करते हैं कि वो चीज़ चेंज होकर क्या बनेगी। ठीक है। तो इस वर्ड की बहुत सारी डिफरेंट कॉनोटेशंस हैं। एक तो आपके पास एक कैरिकेचर वाला व्यू है, जिसके अंदर हम एक मजाक से ऐसी बात करते हैं कि प्लेटो के लिहाज से तो हर जो आपके पास दुनिया में फ़िज़िकल चीज़ एग्जिस्ट करती है या लिविंग बीइंग एग्जिस्ट करता है, जैसे कि एक घोड़ा है या फिर एक सेब है या फिर एक हॉर्स कार्ट है, तो उसके पीछे एक उसकी आइडियल फॉर्म एग्जिस्ट करती है, और उस चीज़ की जो मटेरियल एग्जिस्टेंस है वो उस आइडियल फॉर्म में पार्टिसिपेट करती है। यानी कि जो फॉर्म है वो उस चीज़ को वो बनाती है कि जो कि वो है। मतलब एक घोड़े को, एक आइडियल घोड़े की फॉर्म घोड़ा बनाती है। तो ये मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आप ये ना समझें कि जब मैं फॉर्म्स की बात करता हूँ तो मैं इस तरह की फॉर्म्स की बात कर रहा हूँ। बाद में हम किसी और एपिसोड में इस वाली फॉर्म को भी एक्सप्लोर करेंगे। हम बायोलॉजी के अंदर जो एक हाइलोमॉर्फिज्म का या सब्सटेंशियल फॉर्म्स का कॉन्सेप्ट है उसको हम एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन आज जो हम बात करने जा रहे हैं उसके अंदर हम प्लेटो के आइडिया की एक बड़ी सिंपल सी एसेंस निकालेंगे, जो कि ये है कि फिनोमेना जो है, यानी जो आपके अपीयरेंसेस हैं, यानी कि जो वर्ल्ड ऑफ चेंज है और टेम्पोरलिटी है, उसके पीछे कुछ इंटेलिजिबल प्रिंसिपल्स मौजूद हैं। इंटेलिजिबल मानी कि माइंड उनको ग्रास्प कर सकता है। तो जो आपका साइंटिफिक प्रोजेक्ट है वो इस एजम्पशन के साथ चलता है कि
नेचर के अंदर जितने भी फिनोमेना है उनके पीछे कोई ना कोई प्रिंसिपल है जो उनको चेंज और तब्दीली के अंदर एक नज़्म ज़ब्त दे रहा है, एक ऑर्डर दे रहा है, यानी कि लॉज ऑफ नेचर। उन लॉज ऑफ नेचर के मुताबिक चीज़ें चेंज होती हैं। वो चेंज और जो डायनामिज्म है वो किसी ना किसी निज़ाम के तहत हो रहा है। तो उस निज़ाम का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली प्लेटोनिक आइडिया है, यानी कि प्लेटो का जो आइडिया है उसकी एक ट्रांसपोजिशन है कि प्लेटो ने जो कहा था कि इस वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंसेस के पीछे एक वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स है। तो उस तरीके से अगर हम साइंस में ये समझते हैं कि हम चीज़ों को इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हम एक थ्योरी दें उनके बारे में, और वो थ्योरी हमेशा एक एब्स्ट्रैक्ट चीज़ होती है, एक इस तरह का पैटर्न होता है कि जो कि डिटरमिन करता है कि अगर हमारे पास एक सिस्टम की प्रेजेंट स्टेट मौजूद है तो हम उस पैटर्न या फिर उस मैथमेटिकल इक्वेशन के अंदर किस तरीके से वेरिएबल्स को इनपुट करेंगे ताकि हमारे पास एक फ्यूचर स्टेट आ सके, यानी कि हम प्रेजेंट को इस्तेमाल करके फ्यूचर को किस तरीके से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली साइंस अपने सारे के सारे फिनोमेना को थ्योरीज़ के थ्रू एक्सप्लेन करती है, और फिर वो ये देखती है कि उन थ्योरीज़ को हम मिला के बड़ी बड़ी थ्योरीज़ कैसे बना सकते हैं। यानी कि उसका पूरा ये प्रोजेक्ट है कि सारे के सारे नेचर के अंदर जो प्रोसेसेस हैं उनको इवेंचुअली एक मास्टर थ्योरी ऑफ एवरीथिंग के थ्रू हम एक्सप्लेन कर दें। फिर देखा जाए तो ये साइंस और फिज़िक्स के अंदर ख़ास तौर पे इस चीज़ का काफ़ी रुझान है कि वो ढूंढ रहे हैं कि हम एक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग बनाएं कि जिसके अंदर जितनी भी आपके पास फंडामेंटल फोर्सेज हैं उनको हम यूनिफाई करके एक यूनिवर्सल किस्म का फ्रेमवर्क बनाएंगे जिसके अंदर हम सब चीज़ें एक्सप्लेन कर दें। वो थ्योरी जो है उसके अंदर एक ऐसी प्रिडिक्टिव पावर हो कि कोई भी नेचुरल फिनोमेना उसके अंदर हम एक्सप्लेन कर पाएँ। इसमें आप प्लेटो का इन्फ्लुएंस देखें कि हम स्टेबल और परमानेंट नॉलेज गेन करने के लिए हम किसी ना किसी एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म को ढूंढ रहे हैं। तो ये जो नेचुरल लॉज हैं या प्रिंसिपल्स हैं बिहाइंड नेचर, दीज आर ऑल्सो अ काइंड ऑफ प्लेटोनिक फॉर्म, या फिर दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय प्लेटो। उसी तरह से बहुत सारे इस तरह के प्री सोक्रेटिक फिलोसफर्स थे कि जिन्होंने नेचर के बारे में ख्यालात इस तरीके से दिए कि उन्होंने एक कोई सिंगल प्रिंसिपल आइडेंटिफाई किया, जैसे कि अगर हम कहें कि सारी चीज़ें जो हैं वो पानी की बनी हुई हैं, ठीक है, या फिर हम ये कहें कि दुनिया की जो एसेंस है वो चेंज है, या फिर हम कहें कि दुनिया की एसेंस नंबर है, जिस तरह से पाइथागोरियंस ने कहा कि जितने भी आपके पास नेचर में प्रोसेसेस हैं उनको हम मैथमेटिक्स और नंबर के साथ एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो कि बड़ा एक पावरफुल आइडिया था। और आजकल साइंस भी इस तरीके से ही नेचर को मॉडल करती है कि हम एक मैथमेटिकल थ्योरी बनाते हैं। तो ये पाइथागोरियन और प्लेटोनिक आइडियाज़ जो हैं ये अभी तक हमारी साइंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। जो इसमें इंपॉर्टेंट बात है जानने वाली वो ये है कि सारे के सारे फिलोसफर्स उस ज़माने में कोई एक प्रिंसिपल ढूंढ रहे थे या सेट ऑफ प्रिंसिपल्स ढूंढ रहे थे जिसके थ्रू वो रियलिटी में सारे के सारे जो मल्टीपल फिनोमेना हैं उनको वो एक्सप्लेन कर पाए। इवन कि ये कहना कि हर चीज़ जो है वो अर्थ, वाटर, फायर या एयर से बनी हुई है, ये भी एक फॉर्म ऑफ यूनिफाइंग एक्सप्लेनेशन। तो फिर इससे ये चीज़ निकलती है कि किसी चीज़ को समझना या अंडरस्टैंड करना सही मानों में इसका ये मतलब है कि हम उसके बारे में एक थ्योरी रखें, ठीक है। और मैं आपको अब एक्सप्लेन करता हूँ कि थ्योरी का असल में मतलब क्या है। हर थ्योरी के अंदर कुछ प्रिमिटिव एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। अब वो प्रिमिटिव एलिमेंट्स जो होते हैं वो एक तो आइसोलेटेबल होते हैं, यानी कि वो एक दूसरे के साथ इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, उनको हम आइसोलेशन में ट्रीट कर सकते हैं। दूसरा, वो कॉन्टेक्स्ट इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी कि अगर उन्होंने एक जनरल थ्योरी बनानी है, जनरल का मतलब है कि वो सारे के सारे फिनोमेना पे अप्लाई हो सके, ठीक है, वो लिमिटेड ना हो, या फिर वो एक लार्ज सेट ऑफ फिनोमेना पे अप्लाई हो सके। तो उस फिनोमेना के अंदर, उस सेट के अंदर जो भी चीज़ इंक्लूडेड होगी उसको हम उस जनरल फ्रेमवर्क के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अगर उस थ्योरी को हमने जनरल बनाना है इन कॉन्ट्रास्ट टू पर्टिकुलर, तो फिर जो उसके एलिमेंट्स होंगे उस थ्योरी के उनको भी एक तरह से एक जनरल वैलिडिटी हासिल होनी चाहिए। अब कोई भी चीज़ जो जनरल होती है वो कॉन्टेक्स्ट इंडिपेंडेंट होती है, तो हमने वो एलिमेंट्स लेने हैं कि जो कि कॉन्टेक्स्ट इंडिपेंडेंट होंगे, जो कि आइसोलेटेबल होंगे और जो कि आपस में रिलेट कर सकते हैं। तो उन रिलेशंस के थ्रू हम एक फ्रेमवर्क बिल्ड करेंगे। जैसे मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दूं, अगर हम खाली न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को देख लें, जिसका फॉर्मूला है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट टाइम्स m1 टाइम्स m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। तो उसके अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास दो क्वांटिटीज़ हैं, एक मास है और एक डिस्टेंस बिटवीन द मैसेज है। तो इसके थ्रू हम एक सिस्टम ऑफ इंटरेक्टिंग मैसेज की डायनामिक्स को स्टडी कर सकते हैं, यानी टाइम के साथ वो स्पेस के अंदर किस तरीके से मूव करेंगे। तो इस फॉर्मूले के थ्रू हम ये रिलेशनशिप एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो उसमें आप देख रहे हैं कि जो आपके पास एलिमेंट्स हैं या प्रिमिटिव्स हैं इस वाली थ्योरी के, वो बेसिकली मैस है और डिस्टेंस है, और उसके साथ फिर हम एक नंबर मल्टीप्लाई करें, इसे मैथमेटिकल कांस्टेंट कहते हैं। तो इस तरीके से क्वांटिटीज़ को आपस में रिलेट करके हमने एक थ्योरी बनाई हुई है। इसमें जो ये वाली क्वांटिटीज़ हैं, यानी कि जो डिस्टेंस है और मैस है, इसको हमने एक तरह से अपनी थ्योरी का प्रिमिटिव बनाया हुआ है। उस तरीके से अगर हम नॉर्म चॉम्स्की की थ्योरी देखें अबाउट लैंग्वेज, तो उसके अंदर वो एज्यूम करता है कि लैंग्वेज को हम एक यूनिवर्सल ग्रामर के थ्रू कैप्चर कर सकते हैं। यानी कि सारी की सारी जो दुनिया में लैंग्वेजेस हैं वो आपस में डिफरेंट तो हैं, उनमें वोकेबलरी डिफरेंट है, उनमें ग्रामर डिफरेंट है, लेकिन फिर भी हर लैंग्वेज जो है वो एक यूनिवर्सल ग्रामर के अंदर भी पार्टेक करती है। यानी कि वो यूनिवर्सल ग्रामर इस तरह का है कि हर लैंग्वेज को लैंग्वेज होने के लिए उसके थ्रू एक्सप्लेन होना पड़ेगा। और वो यूनिवर्सल ग्रामर कहाँ से आता है, वो उसके नॉर्म चॉम्स्की के मुताबिक हमारा जो ह्यूमन माइंड है वो जिस तरीके से लैंग्वेज को बचपन से ग्रास्प कर लेता है,
तो उसकी ये एक्सप्लेनेशन हो सकती है कि हो सकता है कि हमारे दिमाग के अंदर वो यूनिवर्सल ग्रामर ऑलरेडी मौजूद हो, ठीक है, वो हमारी बायोलॉजिकल ब्रेन का एक तरह से एक हिस्सा हो। तो इस तरीके से हम लैंग्वेज को बड़े आराम से ग्रास्प कर लेते हैं, यानी कि एक यूनिवर्सल जनरल थ्योरी है जो कि पर्टिकुलर्स को एक्सप्लेन कर रही है। इस वाले फ्रेमवर्क में जो पर्टिकुलर्स हैं वो आपकी इंडिविजुअल लैंग्वेजेस हैं, और जो जनरल फ्रेमवर्क है वो आपकी यूनिवर्सल ग्रामर की थ्योरी है, और उसके अंदर जो उसके रूल्स हैं या चीज़ें आप जो आपस में रिलेट कर रही हैं वो उसके प्रिमिटिव्स हो गए। तो इस तरह से हमने डायसेक्ट करके ये अंडरस्टैंड किया कि थ्योरी असल में होती क्या है, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम देखें कि एक अच्छी थ्योरी क्या होती है, तो एक अच्छी थ्योरी जो है वो बहुत सारे डिफरेंट फिनोमेना को एक्सप्लेन करेगी। जितनी अच्छी थ्योरी होगी उतनी वो कॉम्प्रिहेंसिव होगी, उतनी वो यूनिवर्सल होगी, उतनी वो कॉन्टेक्स्ट इंडिपेंडेंट होगी। तो यहाँ से जन्म लेता है साइंटिफिक एटीट्यूड। साइंटिफिक एटीट्यूड हमें ये बताता है कि किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए एक तो उसके बारे में आपने एक थ्योरी बनानी है, दूसरा ये कि आपने उस थ्योरी के अंदर कोई सब्जेक्टिव बायस नहीं शामिल करनी। आपने नेचर को ऐसे स्टडी करना है कि जैसे आप नेचर से सीखना चाह रहे हैं, आप कोई अपना फ्रेमवर्क या फिर अपनी पसंद की इंटरप्रिटेशन या अपनी पसंद की सब्जेक्टिव बायस नहीं उसके ऊपर इम्पोज कर रहे। नेचर जो आपको चीज़ बता रही है, जो आपको डाटा दे रही है, आपने उसको फेथफुली अपनी थ्योरी के अंदर कैप्चर करना है। अगर मैं आपको इसकी एक एग्जांपल दूँ, तो पुराने ज़माने में जो हमारे पास थ्योरीज थी नेचुरल फिनोमेना को एक्सप्लेन करने की, कि सीजन्स क्यों तब्दील होते हैं, ज़लज़ले क्यों आते हैं, और इस तरह के जो नेचुरल प्रोसेसेस हैं हमारी अर्थ के अंदर वो क्यों वाक़या होते हैं, तो उसके लिए हो सकता है कि वो एक ऐसी एक्सप्लेनेशन निकालेंगे जिसके अंदर वो बताएं कि गॉड्स की आपस में जंग होती है, और उस जंग के अंदर कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जिनके तहत फिर ज़लज़ले आते हैं या वोल्केनोस फटते हैं या गॉड्स हमारे से नाराज़ हो जाते हैं या सीजन्स तब्दील होते हैं। तो इस तरह की थ्योरी में आप देख रहे हैं कि बजाय कि आप नेचर को ऑब्जेक्टिवली ऑब्जर्व करें इन अ कॉन्टेक्स्ट इंडिपेंडेंट वे, अपनी सब्जेक्टिव बायसेस को दूर रख के आपने एक सब्जेक्टिव कहानी उसके ऊपर इम्पोज कर दी है। तो बेसिकली जो साइंटिफिक एटीट्यूड है वो ये चाहता है कि आप अपनी कहानियाँ उसके ऊपर ना इम्पोज करें, सब्जेक्टिविटी को निकाल के आप एक ऑब्जेक्टिव स्टैंड पॉइंट के अंदर उस फिनोमेना को ऑब्जर्व करें। लेकिन अब हम ये देखना चाहते हैं कि जो थ्योरी का जो प्रोसेस है, थ्योरी बनाने का प्रोसेस, वो किस तरीके से जनरेट होता है। क्योंकि अगर देखा जाए तो जो इंसान का दिमाग है वो भी नेचर का पार्ट है, हम नेचर से कोई अलग तो नहीं है। तो हमने ये अंडरस्टैंड करना है कि हमारा दिमाग अगर थ्योरी जनरेट कर सकता है, तो क्या थ्योरी जनरेट करने के प्रोसेस के बारे में भी एक थ्योरी एग्जिस्ट कर सकती है कि नहीं। क्या ऐसी कंडीशन है कि जो कि इनेबल करती है इस चीज़ की पॉसिबिलिटी कि हम थ्योरीज बना सकें। तो इस आइडिया को कहते हैं ट्रांसेंडेंटल क्रिटिक, यानी कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि किसी फिनोमेना के जन्म लेने की जो पॉसिबिलिटी है वो किस तरह आती है इन द फर्स्ट प्लेस। तो अब हमने अंडरस्टैंड करना है कि जो हमारा माइंड है, हमारा माइंड और जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है, जिस तरीके से वो फिनोमेना को समझता है, जो उसकी जहानत है, वो कहाँ से आती है। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें डेकार्ट को समझना पड़ेगा। तो डेकार्ट का एक बड़ा मशहूर आइडिया है, इसको कहते हैं माइंड बॉडी ड्यूअलिज्म। यानी कि वो बिलीव करता था कि दो सेपरेट सब्सटेंसेस एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, एक माइंड और एक बॉडी। तो बॉडी को उसने रिप्रेजेंट करवाया विद एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मतलब जिस तरह फिजिक्स में हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट्स को हम उनकी एक्सटेंडेबल प्रॉपर्टीज़ के थ्रू अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एक्सटेंडेबल का ये मतलब है कि वो 3 डायमेंशंस के अंदर कोई चीज़ एक्सिस्ट करे, उसको हम नंबर्स के थ्रू मेजर कर सकें, उसकी प्रॉपर्टीज़ को हम नाप सकें, उसकी प्रॉपर्टीज़ को हम क्वांटिफाई कर सकें। क्वांटिफाई का मतलब है कि नंबर्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकें, यानी कि मैस, चार्ज, स्पिन, मोमेंटम और इस तरह की डिफरेंट जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनको फिजिक्स स्टडी करती है। तो ये बेसिकली डेकार्ट के मुताबिक बॉडीली प्रॉपर्टीज़ हैं, क्योंकि बॉडीज़ जो हैं वो एक्सटेंडेबल हैं, वो एक्सटेंशन है, तो इसलिए फिर हम क्वांटिफाइबल क्वांटिटीज़ के थ्रू उनको स्टडी कर सकते हैं। जो दूसरी चीज़ है उसका नाम है माइंड। अब माइंड बेसिकली रिप्रेजेंट करता है आपकी कॉन्शियसनेस, सब्जेक्टिविटी, आपकी फीलिंग्स, आपकी इमोशंस और ऐसी सारी सारी चीज़ें जो आपकी माइंड में एग्जिस्ट करती हैं। तो यहाँ से उसने एक ड्यूअलिज्म बनाया कि उसको ये समझ नहीं आई कि बॉडी जो है वो किस तरीके से माइंड को जनरेट कर सकती है। माइंड तो एक बिल्कुल ही डिफरेंट नेचर की चीज़ है, और बॉडीज़ जो है वो माइंड से बिल्कुल डिफरेंट नेचर की चीज़ है, क्योंकि जो आपकी फीलिंग्स और इमोशंस हैं वो एक्सटेंडेबल तो नहीं है। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि जो मेरी फीलिंग्स हैं उनकी कोई लेंथ है, या फिर हम स्पेस के अंदर उनको लोकेट तो नहीं कर सकते। तो इसलिए उसने कहा कि क्योंकि ये आपस में फंडामेंटली डिफरेंट है, इसका मतलब है कि दो सेपरेट सब्सटेंसेज हैं। फिर उसको ये मसला फेस हुआ कि अब मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ कि अगर ये दो बिल्कुल सेपरेट सब्सटेंसेज हैं तो ये आपस में इंटरेक्ट कैसे करती हैं। तो ये उसके लिए एक बहुत बड़ा मसला था। और कुछ फिलोसफर्स ये भी कहते हैं कि डेकार्ट का जो माइंड का कॉन्सेप्ट है वो आजकल के माइंड के कॉन्सेप्ट से बड़ा डिफरेंट था। बेसिकली जो आपकी बॉडी की अपनी फीलिंग्स होती हैं और इमोशंस होती हैं, उसको जो है उसने माइंड में उस तरह से शामिल नहीं किया था। उसने जो प्योर थाट है, यानी जो थिंकिंग का प्रोसेस है, उसको उसने माइंड से एसोसिएट किया था। तो बेसिकली जो डेकार्ट की थ्योरी है उसके मुताबिक जो इंसान है वो दो सब्सटेंस का मजमूआ है, एक उसकी बॉडी है और एक उसकी सोल है। अच्छा, पहली चीज़ ये माइंड बॉडी ड्यूअलिज्म हो गया। उसके बाद जो सेकंड चीज़ है डेकार्ट की, वो ये है कि डेकार्ट ने एक प्रोसेस स्टार्ट किया ऑफ रेडिकल डाउट, यानी कि उसका एक थॉट एक्सपेरिमेंट था अबाउट एन इवल डीमन। तो उसने इमेजिन किया कि अगर मेरी सारी की सारी परसेप्शंस जो हैं
यानी कि जो मैं अपने सेंसेस के थ्रू दुनिया को सेंस कर रहा हूँ, तो एक ईवल डीमन उनको इस तरीके से मैनिपुलेट करे और चेंज करे कि मुझे जो भी डाटा मिल रहा है दुनिया के बारे में वो सारा का सारा फेक हो। जो मैं महसूस कर रहा हूँ, सेंस कर रहा हूँ, वो असल में दुनिया की अक्कासी ना कर रहा हूँ। तो उस तरह से फिर मेरे पास क्या ऐसी चीज़ रह जाएगी जिसके ऊपर मैं फुल दम के साथ यकीन कर सकता हूँ कि वो ट्रूथ है। तो उसने ये सोचा कि चाहे मुझे ईवल डीमन जितना मर्जी बेवकूफ़ बना ले, चाहे मेरे सारे के सारे जो सेंसेस हैं वो मुझे धोखा दे रहे हो, एंड पे मेरे पास एक चीज़ बच जाएगी, वो है मेरा अपना प्रोसेस ऑफ थिंकिंग। यानी कि जो मैं सोच रहा हूँ ना, इवन कि अगर मैं ये भी सोच रहा हूँ कि मैं डिसीव हो रहा हूँ, तो उस सोचने की वजह से मैं अपनी एग्जिस्टेंस प्रूव कर सकता हूँ। आई थिंक देयर फॉर आई एम। ठीक है, जो मैं चीज़ सोच रहा हूँ उसका जो कंटेंट है वो मुझे धोखा दे सकता है, लेकिन सोचना इटसेल्फ जो है उसको मैं डाउट नहीं कर सकता। तो उस तरह से वहाँ से उसने सोचा कि मैं इस चीज़ के ऊपर अपना नॉलेज ग्राउंड करूँगा कि ये मेरे पास एक सर्टन फैक्ट है कि आई थिंक देयर फॉर आई एम। थिंकिंग को उसने फंडामेंटल करार दिया, उसके थ्रू उसने अपनी एग्जिस्टेंस को अफर्म किया, और उसने कहा कि इस कोर को मैं, इस फंडामेंटल प्रिंसिपल या ग्राउंड को मैं इस्तेमाल करके बाकी का नॉलेज डिराइव कर सकता। तो हम डेकार्ट के आइडियाज़ में इतना डीप नहीं जाएंगे, बस आपको बताने का मकसद था कि डेकार्ट के इस थॉट एक्सपेरिमेंट के अंदर एक इम्प्लिसिट अजम्पशन ये है कि हम दुनिया के साथ डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट नहीं है। यानी कि आपने सुना होगा एक ब्रेन इन अ बैग थ्योरी है कि अगर आपके दिमाग को आपके सर से निकाल के एक टैंकर में डाल दें, एक बायो रिएक्टर में डाल दें, उसमें सारे के सारे कनेक्शंस कर दें, और उसको हम अपनी प्रोग्रामिंग के थ्रू एक बिल्कुल ही आर्टिफिशियल किस्म की एक रियलिटी के साथ एक्सपीरियंस करवाएं। यानी कि जैसे मूवी द मैट्रिक्स में होता है कि मैट्रिक्स के अंदर वो सारे ह्यूमंस जो होते हैं वो पॉड्स के अंदर ट्रैप्ड होते हैं, और उनका दिमाग जो होता है वो मैट्रिक्स के साथ कनेक्टेड होता है। तो जो भी वो महसूस कर रहे होते हैं वो सारा कुछ असल में फ़ेक होता है, क्योंकि वो एआई ने प्रोग्राम किया होता है, वो रोबोट्स ने उनको एक तरह से एक आर्टिफिशियल रियलिटी में फंसाया होता है। तो जो मैट्रिक्स वाला आइडिया या ब्रेन इन अ बैग वाला आइडिया है वो एक तरह से एक ही चीज़ है, और उससे हमें ये आइडिया होता है कि ये एक पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि हमारे सेंसेस हमें धोखा दे रहे हों, और इसकी एजम्पशन ये है कि हम दुनिया के साथ इन कॉन्टैक्ट नहीं है। हम जो दुनिया की इन्फॉर्मेशन अपने सेंसेस के थ्रू लेते हैं, हम एक रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं उसकी। यानी कि सेंसेस के अंदर जो भी आपके पास एनर्जेटिक इंटरेक्शंस हो रहे होते हैं हमारे सेंसेस के अंदर, हम उस सारे के सारे डाटा को इंटीग्रेट करते हैं, बाइंड करते हैं आपस में, और एक पिक्चर बनाते हैं उसकी। ठीक है, और वो पिक्चर जो होती है वो हो सकता है कि रियलिटी के साथ इन कन्फॉर्मिटी हो, और हो सकता है ना हो, यानी कि वो उसकी अक्कासी करती हो या ना करती हो। अगर वो अक्कासी करती है तो उसे हम कहेंगे कॉरेस्पॉन्डेंस थ्योरी ऑफ ट्रूथ, कि जो आपकी रिप्रेजेंटेशन है और जो असल में रियलिटी है वो सेम है। यानी कि वो जो पिक्चर आपने बनाई है वो एक तरह से एक एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन है उसकी। और अगर वो आपने एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ना बनाई हो सकता है कि आप नशे में हो, या फिर आपके सेंसेस के अंदर कोई ख़राबी आ जाए, या फिर आप ख्वाब देख रहे हो, तो उसमें जो आपको चीज़ फील होगी या महसूस होगी एक तरह से वो असल रियलिटी की अक्कासी नहीं कर रही होगी। तो यहाँ से हमारे पास आती है रिप्रेजेंटेशनलिस्ट पिक्चर, यानी कि हम दुनिया के साथ डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट नहीं है। जो हम नेचर के साथ इंटरेक्शन करते हैं, हमारा माइंड उसकी एक रिप्रेजेंटेशन बनाता है, और रिप्रेजेंटेशन को हम इस्तेमाल करके रीजनिंग करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारी कॉग्निशन है, हमारी अक्ल है, या फिर हमारे जो जहानत है, वो बेसिकली उस कंटेंट के साथ ऑपरेट करती है कि जो कि हमारी रिप्रेजेंटेशंस के अंदर होता है। उसमें फिर एक मसला खड़ा होता है कि दुनिया की जो इन्फॉर्मेशन हमारे सेंसेस के थ्रू हमारे अंदर आ रही है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स हैं। तो हम जब उसको रिप्रेजेंट करवा के एक तस्वीर बनाते हैं तो हमें ये किस तरह समझ आता है कि उसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है और क्या चीज़ नहीं इंपॉर्टेंट। तो यहाँ से मसला पैदा होता है कि जो हमारा एक बंडल ऑफ सेंसेशंस है, यानी कि आपको सुनाई भी दे रहा है, आप देख भी रहे हैं, आप स्मेल भी कर रहे हैं, आप टच भी कर रहे हैं, आप फील भी कर रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों को कंबाइन करके माइंड एक स्ट्रक्चर किस तरह बनाता है। यानी कि जो हमें चीज़ नज़र आती है उसके अंदर एक इंटेलिजिबिलिटी होती है, यानी उसके अंदर एक समझ होती है। तो उसका सेंस कैसे बनाता है माइंड, क्योंकि वो तो इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है सारा कुछ, उसमें इतनी ज़्यादा डिफरेंट इंटर कॉम्बिनेशंस होते हैं, इतनी सारी डिफरेंट सेंस मोडेलिटीज़ होती हैं। तो माइंड उस सारे के सारे फ्लक्स को किस तरीके से कंबाइन करके एक इंटेलिजिबल स्ट्रक्चर बनाता है। तो यहाँ पे जो फिलोसफर इमैनुअल कांट था उसने ये कहा कि हमें ये स्टडी करना पड़ेगा कि नॉलेज जो है उसकी पॉसिबिलिटी कहाँ से जनरेट होती है। यानी कि हमने ट्रांसेंडेंटल क्रिटिक की बात की थी ना, वहाँ पे मैंने इशारा किया था कांट की तरफ। यानी कि उसने जानना चाहा कि हमें जो एक्सटर्नल रियलिटी के बारे में नॉलेज हासिल होता है वो हमारे माइंड की कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं या कंडीशंस हैं कि जिसके थ्रू नॉलेज जनरेट करने की पॉसिबिलिटी इन द फर्स्ट प्लेस अराइज होती है। तो कांट को हम बहुत ही ब्रीफली यहाँ पे टच करेंगे, हम उसमें इतना डीप नहीं जाएंगे। मुताबिक हमारा माइंड उस सारे के सारे फ्लक्स के ऊपर कुछ ए प्रायोरी फॉर्म्स इम्पोज करता है। अब ए प्रायोरी का क्या मतलब है? ए प्रायोरी का मतलब है एक्सपीरियंस से इंडिपेंडेंट होना, यानी तजर्बे से इंडिपेंडेंट होना। यानी कि ऐसे फॉर्म्स या स्ट्रक्चर्स के जो कि आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड नहीं करते, तो उन फॉर्म्स को इस्तेमाल करके जो आपका दिमाग है या फिर आपका माइंड है वो उस फ्लक्स को ऑर्गेनाइज करता है। कुछ इस तरह की आपके पास ए प्रायोरी कैटेगरीज हैं, जैसे कि टाइम, स्पेस या कॉजैलिटी। तो आपका माइंड जो है वो बेसिकली इस तरह के आइडियाज़ को इम्पोज करता है ऑन द फ्लक्स, और उसके थ्रू वो उनको स्ट्रक्चर करता है, उनको ऑर्गेनाइज करता है।
उनको एक स्पेशियो टेम्पोरल मैनीफोल्ड के अंदर रिप्रेजेंट करवाता है। तो यहाँ पे बेसिकली जो माइंड का एक रोल है उसके अंदर हमने एक फैक्टर डाल दिया कि माइंड ना सिर्फ पैसिवली रिसीव कर रहा है इन्फॉर्मेशन को, माइंड एक्टिवली उसको स्ट्रक्चर भी कर रहा है। तो माइंड का एक पैसिव रिसेप्शन वाला रोल भी है और एक एक्टिव रिकन्स्ट्रक्शन वाला रोल भी है। तो अगर उससे पूछें कि वो माइंड के ए प्रायोरी स्ट्रक्चर्स कहाँ से आते हैं, तो कांट के पास कोई इतना खास उसके बारे में जवाब नहीं है। बेसिकली कांट एक नेचुरलिस्टिक फ्रेमवर्क के अंदर काम कर रहा था जहाँ पे उसने अज्यूम किया था कि ये जो ए प्रायोरी फॉर्म्स हैं ये बेसिकली जो आपका माइंड का जो एक स्ट्रक्चर है कि जो कि नेचर ने आपको दिया है उसके अंदर ये चीज़ मौजूद है। और वो ए प्रायोरी फॉर्म्स यूनिवर्सल है, यानी कि टाइम स्पेस कॉजालिटी और जो बाकी ए प्रायोरी कैटेगरीज हैं कि जो कि आपका माइंड उस फ्लक्स पे इम्पोज करता है वो सारे इंसानों में सेम है। इसीलिए हम आपस में एग्रीमेंट कर सकते हैं डिफरेंट चीज़ों के बारे में। लेकिन इससे फिर एक मसला खड़ा होता है कि कांट ने एक डाइकोटमी बना दी कि एक वर्ल्ड ऑफ फिनोमेना है जिसको हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, यानी कि आपका माइंड जब उन कैटेगरीज को उस फ्लक्स पे इम्पोज करता है तो उसके थ्रू वो नॉलेज गेन करता है ऑफ फिनोमेना। लेकिन उस फिनोमेना से पीछे, उन सेंसेस के पीछे जो असल रियलिटी है उसको उसने नाम दिया न्यूमेना। तो अब न्यूमेना एक ऐसी चीज़ है कि जिसके साथ हम कम्प्लीटली कट ऑफ है, क्योंकि न्यूमेना का जो नॉलेज है वो हम एक फ़िल्टर के थ्रू हासिल कर रहे हैं, यानी कि हम एक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हासिल कर रहे हैं। रिप्रेजेंटेशन जो है वो आपके अंदर और न्यूमेना के दरमियान में एक चीज़ है। तो जो आपकी ए प्रायोरी कैटेगरीज हैं जब फ्लक्स पे इम्पोज होंगी, जो रिप्रेजेंटेशन बनेगी वो एक तरह से एक ट्रांसफॉर्म या डिस्टॉर्टेड वर्जन होगा न्यूमेना का। तो हम न्यूमेना के बारे में कोई जजमेंट नहीं फॉर्म कर सकते कि न्यूमेना की नेचर क्या है, न्यूमेना असल में क्या चीज़ है, क्योंकि न्यूमेना को जो भी हमें नॉलेज मिलेगा वो सेंसेस के थ्रू मिलेगा और सेंसेस के अंदर हमेशा हम रिप्रेजेंटेशंस के थ्रू उसको देखेंगे। तो न्यूमेना के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। तो कांट ने एक तरह से हमें दुनिया के साथ मुनकिता कर दिया। तो अब हम फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 1950s के अंदर। 1950s के अंदर हमारा एआई का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। अब ये जितनी भी हमारी कहानी है अबाउट स्टेबिलिटी, फॉर्म्स, सर्टेनिटी, ट्रांसेंडेंटल कंडीशंस, इन सब चीज़ों को हम यूनिफाई करके देखेंगे कि कौन सी ऐसी अजम्पशंस थी कि जो कि इस फिलोसॉफिकल फ्रेमवर्क के अंदर से होके एआई के फील्ड में आ गई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दो साइंसदानों की, उनका नाम था न्यूएल एंड साइमन। तो न्यूएल एंड साइमन ने ये ऑब्जर्व किया कि जो कंप्यूटर्स जब फर्स्ट टाइम बने हैं तो उनको इस तरीके से कंसेप्चुअलाइज किया गया, यानी इनका तस्वुर ऐसे बनाया गया कि ये कैलकुलेटर्स हैं, यानी कि बड़ी सोफिस्टिकेटेड कैलकुलेशन मशीन्स हैं कि जो कि नंबर्स को मैनिपुलेट करती हैं। ठीक है, नंबर्स को हम बाइनरी में रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि कंप्यूटर्स डिजिटल होते हैं और उन नंबर्स की मैनिपुलेशन से हम बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। लेकिन उनकी ये ऑब्जर्वेशन थी कि कंप्यूटर्स सिर्फ जो है कैलकुलेटिंग मशीन्स नहीं है, यानी कि उनको इस्तेमाल करके हम सिम्बल्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं। यानी उनका आइडिया ये था कि क्योंकि एक ट्यूरिंग मशीन यानी कि एक कंप्यूटर बिट्स को मैनिपुलेट करता है, बिट्स जो होती हैं वो बाइनरी के अंदर होती हैं, ज़ीरोज़ और वंस, तो उन ज़ीरोज़ और वंस के पैटर्न्स को हम सिम्बल्स के थ्रू मैप कर सकते हैं, यानी कि एक सीक्वेंस ऑफ बिट्स को हम एक सिंबल बना सकते हैं। तो इस तरह से ऐसा होगा कि अगर हमने सारे के सारे बिट्स को हमने सिम्बल्स के थ्रू मैप कर दिया तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर्स के थ्रू हम सिम्बॉलिक मैनिपुलेशन कर सकते हैं। यानी सिम्बल्स ऐसी चीज़ें हैं कि जो कि किसी और चीज़ की तरफ रेफर कर रही हैं। उनके मुताबिक जो इंटेलिजेंस है बेसिकली वो सिम्बॉलिक मैनिपुलेशन है, यानी कि सिम्बल्स को मैनिपुलेट करके उनके ऊपर लॉजिकल ऑपरेशंस करना जो है वो इंटेलिजेंस का काम है। ठीक है, इंटेलिजेंस बेसिकली यही है। तो इसे कहते हैं द फिजिकल सिंबल सिस्टम हाइपोथेसिस अबाउट आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। उनका ये मानना था कि बेसिकली जो सिम्बॉलिक मैनिपुलेशन है वो एक नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है फॉर इंटेलिजेंस। यानी कि इसकी इम्प्लीकेशन ये निकलती है कोई भी अगर आप एक इंटेलिजेंट सिस्टम निकालें, जैसे कि अगर हम एक AGI सिस्टम निकालें, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस का मतलब है कि जिस तरीके से हम एक बहुत वाइड वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम डोमेन्स के अंदर अपनी अकल इस्तेमाल कर लेते हैं, इंटेलिजेंस एक्सप्रेस कर लेते हैं, तो कोई भी ऐसे सिस्टम को अगर आप डीकम्पोज करें और आप फिर फंडामेंटल लेवल पे उसको देखें कि वो असल में क्या है, तो उसकी जो नेसेसरी कंडीशन होगी वो ये होगा कि वो एक सिंबल मैनिपुलेटर है, वो सिंबल्स को मैनिपुलेट करता है, उनके ऊपर ऑपरेशंस करता है। ठीक है, सफिशेंट का ये मतलब है कि अगर आपने कोई भी एक कॉम्प्लेक्स किस्म की AGI बनानी हो तो बेसिकली आप उसकी जो सिंबल्स हैं उनके अंदर कम्प्लेक्सिटी डाल सकते हैं और सिंबल्स के ऊपर जो ऑपरेशंस या प्रोग्राम्स या रूल्स लग रहे हैं उनके अंदर कम्प्लेक्सिटी डाल सकते हैं। तो उसके थ्रू आप थ्योरेटिकली स्पीकिंग कोई भी AGI अचीव कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका फिजिकल सिंबल सिस्टम हाइपोथेसिस। तो अगर हम इसको अपने उन फिलोसॉफिकल आइडिया साथ कनेक्ट करें और कुछ और फिलोसफर्स को भी इसके अंदर शामिल करें, तो सबसे पहले हम बात करते हैं थॉमस हॉब्स की। अब पॉलिटिकल फिलोसफी पढ़ने वाले लोग थॉमस हॉब्स को जानते हैं, उनकी एक बुक है लेवायथन, उनके कुछ आइडियाज़ थे अबाउट ह्यूमन नेचर। लेकिन हॉब्स का एक और आइडिया भी था। उनका ये आइडिया था कि बेसिकली जो रीजनिंग होती है वो एक फॉर्म ऑफ कैलकुलेशन है। तो उनका मैं एक कोड आपको पढ़ के सुनाऊंगा। When a man reasons, he does nothing else but conceive a sum total from addition of parcels। ठीक है, अब वो पार्सल्स किस चीज़ की बात कर रहे हैं? बेसिकली कुछ ऐसे प्रिमिटिव्स, हम थ्योरी की बात कर रहे थे, हमने प्रिमिटिव्स की बात की थी, यानी कि ऐसी थ्योरेटिकल एंटिटीज़ कि जिनको मैनिपुलेट किया जा सकता है, कि जो कि कॉन्टेक्स्ट इंडिपेंडेंट होती हैं और आइसोलेटेबल होती हैं और स्टेबल होती हैं। तो वो भी जो पार्सल्स का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं उससे वो इस वाले कॉन्सेप्ट की तरफ रेफर कर रहा है। तो बेसिकली उसका मकसद ये था कहने का
कि जो हमारा माइंड है वो इस तरह के छोटे छोटे प्रिमिटिव्स को, यानी छोटे छोटे ख्यालात को आपस में मैनिपुलेट करके उनके थ्रू कैलकुलेशंस करता है, और उन कैलकुलेशंस को हम कहते हैं कि ये है इंटेलिजेंस। तो इसी आइडिया को जो लाइबनिट्ज़ था, लाइबनिट्ज़ एक फ़िलासफ़र था, उसने काफ़ी ज़्यादा डेवलप किया। और लाइबनिट्ज़ का आइडिया था कि हम एक कैरेक्टरिस्टिका यूनिवर्सैलिस बना सकते हैं, यानी एक ऐसा प्रिमिटिव सिंबल सिस्टम कि जिसके अंदर सारा का सारा नॉलेज जो है वो रिप्रेजेंट हो सकता है, एक्सप्रेस हो सकता है, यानी एक यूनिवर्सल सिंबल सिस्टम। तो उसके अंदर इन्फिनिट रिग्रेस अवॉइड करने के लिए हमें सिंपल्स की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो डीकम्पोज हो सकते हैं इनटू सिंपलर एलिमेंट्स, और वो जो सिंपलर एलिमेंट्स हैं वो और ज़्यादा सिंपल एलिमेंट्स में डीकम्पोज हो सकते हैं। लेकिन एंड पे सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो कुछ सिंपल्स के अंदर एंड अप होंगे। अब वो सिंपल्स जो होंगे वो आपके बेसिकली इंटेलिजेंस के एटम्स हैं, वो वाले पार्सल्स हैं जिनकी थॉमस हॉब्स बात कर रहे हैं। क्योंकि अगर मैटर को भी देखा जाए तो मैटर के अंदर भी ये आर्ग्यूमेंट था ना कि मैटर को अगर आप डिवाइड करते रहें तो एंड पे आप एटम्स पे एंड अप होंगे। अगर आप एटम्स पे एंड अप नहीं होंगे तो फिर वो इन्फिनिट रिग्रेस में चले जाएंगे आप, यानी कि आप उसके टुकड़े करते रहेंगे और कभी आप उसके एंड तक पहुँचेंगे ही नहीं। तो जो एटम्स हैं वो बेसिकली जब डिस्कवर नहीं हुए थे तो एटॉमिक थ्योरी का जो एक बेस्ट आर्ग्यूमेंट था वो ये था कि इन्फिनिट रिग्रेस को प्रिवेंट करने के लिए हमने एवेंचुअली कुछ छोटे छोटे एटम्स पे एंड अप होना है जिनको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। एटम्स का जो मतलब है वो बेसिकली ये है इनडिविजिबल। तो उस तरह से जो लाइबनिट्ज़ का आइडिया था वो भी ये था कि जब हम सारे के सारे आइडियाज़ को और थॉट्स को जब डिवाइड करते हैं तो वो डीकम्पोज हो सकती हैं इनटू सिंपलर एलिमेंट्स, और इवेंचुअली वो सारे के सारे सिंपलर एलिमेंट्स जो हैं वो छोटे छोटे पार्सल्स के अंदर, यानी कि थॉट एटम्स के अंदर जाके कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको मैं एक मोर और लेस एक रफ सा स्केच दे रहा हूँ उसके आइडिया का। तो बेसिकली उसके थ्रू हम एक अल्फ़ाबेट ऑफ ह्यूमन थॉट बना सकते हैं। अब उसके बाद कांट ने, जिस तरह मैंने आपको बताया, कांट ने हमें आइडिया दिया कि हम फ्लक्स के ऊपर ए प्रायोरी कैटेगरीज या कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं, और वो कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे माइंड के अंदर कुछ ऐसे रूल्स हैं जिनके मुताबिक हम उस पर अप्लाई कर रहे होते हैं। तो उसके बाद जो फ्रेगे और रसल थे इन ब्रिटिश एनालिटिकल फ़िलासफ़ी, उन्होंने ये कोशिश किया कि वो उन रूल्स को फॉर्मलाइज कर सकें, ठीक है, और वो रियलिटी को कुछ सेट ऑफ लॉजिकल एटम्स के अंदर डिवाइड कर सकें। उसके बाद जो एक फाइनल उसके अंदर फेज़ आता है, उसके अंदर विटगेनस्टाइन जो फिलोसफर था, बड़ा उसका मशहूर एक सेट ऑफ कोट्स है जो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। द वर्ल्ड इज़ द टोटलिटी ऑफ फैक्ट्स नॉट थिंग्स, एन एटॉमिक फैक्ट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, इफ़ ऑल ऑब्जेक्ट्स आर गिवन देयर बाय ऑल एटॉमिक फैक्ट्स आर गिवन, we make ourselves pictures of facts that the elements of the picture are combined with each other in a definite way represents that the things are combined with each other। यानी कि उसने कहा कि जो दुनिया है उसको हम ऐसे तस्वुर कर सकते हैं कि वो एक सेट ऑफ फैक्ट्स है। ठीक है, अब फैक्ट्स को उसने कहा कि वो फैक्ट्स हैं स्टेट ऑफ अफेयर्स। अब स्टेट ऑफ अफेयर्स ऐसे हैं जैसे द कैट इज़ ऑन द मैट, एक बिल्ली एक मैट पे बैठी हुई है, तो उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या है, मैट एक ऑब्जेक्ट है और कैट एक ऑब्जेक्ट है, और कैट जो मैट के ऊपर बैठी हुई है ना, ये एक ऑब्जेक्ट्स का आपस में रिलेशन है कि जो कि एक स्टेट ऑफ अफेयर्स को डिस्क्राइब कर रहा है। तो उसने कहा कि अगर हम सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स को अंदर से आइडेंटिफाई करें, हम डीकम्पोज कर सकते हैं हर फैक्ट को उसके ऑब्जेक्ट्स के अंदर, तो उसके थ्रू हम दुनिया को जो है ना एक टोटलिटी के अंदर मैप कर सकते हैं कि बेसिकली वो सारे के सारे जो दुनिया के आपके पास चीज़ें हैं वो स्टेट्स ऑफ अफेयर्स हैं। ठीक है, तो ये उसका दुनिया का कॉन्सेप्ट था कि हम दुनिया को इस तरीके से कंसीव करते हैं। तो न्यूएल एंड साइमन का भी तो यही आइडिया है ना कि इन्होंने सारे के सारे ट्रेडिशन को लेके उन्होंने इस सेट ऑफ एजम्पशंस को इनहेरिट किया है, और वो कह रहे हैं कि हम सिंबल्स के थ्रू दुनिया को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और हम सिंबल्स की मैनिपुलेशन को हम कहेंगे कि वो कॉग्निशन है। यानी कि इंटेलिजेंस का मतलब है सिंबल मैनिपुलेशन, और सिंबल्स क्या है, रिप्रेजेंटेशंस ऑफ रियल लाइफ फैक्ट्स। तो ये मैंने आपको एक नक्शल के अंदर एक्सप्लेन किया है कि न्यूएल एंड साइमन का जो प्रोग्राम है वो कहाँ से स्टार्ट होता है। अच्छा, अब इंटरेस्टिंगली एट द सेम टाइम कि जब दिस वॉज हैपनिंग, तो उस टाइम पे ना एक डिफरेंट प्रोग्राम भी स्टार्ट हुआ था एआई के अंदर, जिसका